बैठकों को चलने दें, अच्छी बैठकें आयोजित करें। टीम का काम बैठकों में पूरा होता है। व्यक्तिगत रूप से बैठक के बगैर भी विभिन्न कार्य पूरे किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि टीम के दूसरे सदस्यों के साथ विभिन्न परियोजनाओं पर काम भी किया जा सकता है। पर जब कठिन निर्णय लेने या बड़ी समस्याओं का हल तलाशने की बारी आती है तो टीम की बैठक ही इसके लिए सही जगह होती है। टीम की बैठकों का अच्छी तरह से चलना इस बात का मापदंड है कि टीम कितनी व्यवस्थित है। लगातार रद्दी तरीके से चल रही बैठकें, उद्देश्यहीन चर्चा, स्पष्ट एजेंडे का अभाव, पूर्णतया प्रगति का अनुभव न होना, इन सब से टीम के सदस्यों का उत्साह और प्रतिबद्धता कम हो सकती है। एक स्पष्ट एजेंडे के साथ प्रभावी बैठकों का संचालन और चर्चा व निर्णय लेने की क्रमबद्ध प्रक्रिया अपनाने वाली टीमें वास्तव में उपलब्धियों और आपसी समझ का एहसास पैदा कर सकती है। अच्छी टीमें बैठकों का संचालन कैसे करती है? आपकी टीम की बैठक दैनिक, साप्ताहिक या तिमाही कैसी भी हो, उसके कार्य करने के कुछ स्पष्ट चरण होते हैं। किसी बैठक में एजेंडे की ज़रूरत होती है। एजेंडा आमतौर पर इस बात की सूची होता है कि टीम किस बारे में चर्चा करेगी। एजेंडा के महत्वपूर्ण होने की वजह यह है कि यह मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बैठक में हो रही उन्नति मापने के संकेतक के रूप में भी काम करता है। एजेंडा के पहले विषय पर ही बैठक या 90% वक्त खर्च होना अच्छी प्रगति नहीं है। इसीलिए टीम के स्वरूप पर ध्यान दिए बगैर ही आपको एक एजेंडा की ज़रूरत होगी। एक प्रभावी एजेंडा कैसा होता है? विचार के लिए यहाँ कुछ सामान्य एजेंडा विषय दिए गए हैं। बैठक की शुरुआत में लोगों की ज़रूरत के मुताबिक ताज़ा सूचनाएं मुहैया करवाएं। इसके बाद टीम का प्रत्येक सदस्य परियोजना या प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट दे सकता है। प्रगति रिपोर्ट में परिणाम, समस्याएं, सहयोग की ज़रूरत, सुझाव और अगला लक्ष्य शामिल होता है। एजेंडा की एक अन्य विषय ऐसी समस्याएं होती है जिन पर पूरी टीम को मिलकर विचार करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर परिणाम दिन पर दिन घटते जा रहे हैं तो क्या किया जाना चाहिए? अगर दो टीमें एक साथ काम नहीं कर पा रही है तो कौन से विचार इस खाई को पाट कर सकते हैं? समस्या सुलझाना अक्सर निर्णय की तरफ ले जाता है। टीम को यह निश्चित करना होता है कि दो चीज़ों में कौन सी की जाए। हमें ग्राहक से संपर्क की नई व्यवस्था लागू करनी चाहिए या नहीं? हम एक नया मैनुअल ऑनलाइन उपलब्ध कराएं या इसकी हार्ड कॉपी भी साथ रखें? अंत में टीम को अगली मीटिंग से पहले पूरे किए जाने वाले कार्यों की योजना बनानी पड़ती है और समीक्षा करनी होती है। जब टीम की बैठक हो तो याद रखें, अच्छी बैठकें चलाने की सोचें। बैठक वह जगह होती है जहां टीम का काम पूरा होता है। अगर बैठकें प्रभावी रूप से चलती है तो यह संकेत मिलता है कि टीम अच्छा काम कर रही है। एजेंडा को बैठक के इंजन की तरह इस्तेमाल करें। एजेंडा के द्वारा टीम यह जानती है वह कहाँ है और कहाँ जा रही है। एजेंडा नहीं है तो ध्यान केंद्रित नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी। सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करें। सदस्यों का टीम से जुड़ाव और टीम में उनकी भागीदारी बैठकों को वास्तविक कार्य के लायक बनाते हैं। टीम के जितने ज़्यादा सदस्य बैठकों में अपने नज़रिए बताते हैं, निर्णयों की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती है। बैठकें छोटी और बिंदु आधारित होनी चाहिए। माओ तजे दुंग। मान ले कि लोग खुद को मूल्यवान महसूस करें, एक दूसरे की सराहना करें। किसी कार्य में कौन सी चीज़ लोगों को प्रेरित करती है? लोग अक्सर सोचते हैं कि यह चीज़ धन है, पर कई शोध बार बार यह बता चुके हैं कि काम करने के लिए धन सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक नहीं है। कर्मचारियों को प्रेरित करने वाला पहला तत्व यह एहसास है कि उन्होंने एक रोचक कार्य में भागीदारी की है और उनकी कोशिश ने एक प्रक्रिया या प्रोडक्ट को सुधारने, परिणाम पाने और विचार को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टीम जब अपने सदस्यों की व्यक्तिगत भागीदारी को मान्यता देती है तो यह उनके आत्मसम्मान में वृद्धि करती है। इससे लोगों को कीमती होने का एहसास होता है। इससे टीम में आपसी समझ और सामुदायिकता का माहौल भी बनता है। व्यक्तिगत भागीदारी को मान्यता देने का एक तरीका प्रत्येक सदस्य को लव बॉम्ब भेजना है। यह एक बड़ी परियोजना पूरी हुई हो अथवा कोई मुश्किल काम करके टीम थक चुकी हो, तब टीम के सदस्यों के साथ लेकर पिकनिक पर जाएं और जश्न मनाएं। एक लव बम कैसे काम करता है यहाँ बताया जा रहा है। टीम के हर सदस्य को एक कागज दे जिस पर एक अन्य सदस्य का नाम लिखा हो। अब कागज पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसकी गुणवत्ता, चारित्रिक विशेषता और विशेष भागीदारी के बारे में वह सदस्य संक्षिप्त टिप्पणी करे और यह भी लिखे कि वह व्यक्ति उसके लिए क्या मायने रखता है।
जब हर सदस्य अपनी टिप्पणी पूरी कर ले तो कागज को दाईं तरफ वाले व्यक्ति की ओर बढ़ाए। अब टीम के अन्य सदस्य बारी बारी से उस कागज पर अपनी टिप्पणी जोड़ते जाएं। हर कागज पर प्रत्येक सदस्य द्वारा टिप्पणी लिखे जाने के बाद दाईं तरफ बढ़ाते जाएं। टीम का लीडर इन लव बम्स को पढ़कर टीम के सदस्यों को दे सकता है। इसके बाद अगर कंपनी में लंच अथवा एक बॉल पार्क की सैर हो जाए तो सदस्यों में एक ऐसे समूह का हिस्सा होने का एहसास होता है जो उसके हर सदस्यों को सम्मान देता है। टीम के सदस्यों को कैसे सम्मान दे, यहाँ कई ऐसे तरीके दिए गए हैं जिन पे अलग से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। टीम के सदस्यों को अगली परियोजना के लिए पसंद का एक असाइनमेंट दे। अतिरिक्त जिम्मेदारी किसी व्यक्ति और उसकी योग्यता के प्रति विश्वास का संकेत करती है। टीम की तस्वीरों को सार्वजनिक करें। सदस्यों के परिवारों को तस्वीर में शामिल करें। परिणाम यह होगा कि टीम के सदस्य और अधिक अपनापन महसूस करेंगे। काम के लिए धन्यवाद कहें। यह काम उतना ही सरल है जितना दिखाई देता है। खास तौर से संस्थान या टीम के वरिष्ठ सदस्य की तरफ से बोला गया धन्यवाद एक शक्तिशाली प्रेरक है। एक सौम्य विचार, अगर इस पल को मैं अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं तो क्या हुआ? जैन वैगनर। टीम के प्रभाव में भिन्नता इस बात से पहचानी जा सकती है कि टीम के सदस्य टीम वर्क करने के लिए अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभा रहे हैं। एक प्रभावी टीम में ऐसे सदस्य होते हैं जो टीम का खिलाड़ी बनने की योग्यता रखते हैं। आगे बढ़ना जारी रखें। टीम को नियमित रूप से आकार दें। एक टीम जितनी समस्याओं का आमतौर पर सामना करती है उनमें से एक है संतुष्ट हो जाना। कोई टीम कई हफ्तों और महीनों तक साथ काम करती है और टीम वर्क में आने वाली समस्याओं का सामना करती है, परंतु उनके समाधान के लिए कुछ नहीं करती और बैठकों में एक ही तरह का व्यवहार दोहराती रहती है। ऐसी स्थिति में टीम के सदस्य टीम की बैठकों में भाग लेने से कतराने लगते हैं या टीम द्वारा निर्णय लेने की संभावना पर शक करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समस्याओं का सामना कर रही एक टीम बैठक में बिना विरोध के निर्णय ले रही है। यह इस बात की तरफ संकेत करता है कि टीम कम से कम चर्चा का विरोध का सामना करने से बचकर विचारों को स्वीकार कर रही है या मुकाबले से बचने की कोशिश कर रही है। यह अच्छा संकेत नहीं है। जब टीम के सदस्य बैठकों में आना छोड़ देते हैं या देर से और बिना तैयारी के आना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है? यहाँ प्रतिबद्धता की गहन समस्या पैदा हो सकती है। यह टीम के लक्ष्य पर पुनर्विचार का समय हो सकता है। अगर बैठक में सपाट घिसे पिटे विचार ही उपजने लगे तब क्या होता है? अगर टीम के सदस्य रचनात्मकता के कम से कम प्रयोगों में ही संतुष्ट दिखाई देने लगे तब क्या होता है? ऐसी स्थिति का मतलब है कि टीम विचारों की विविधता को सामने लाने का मौका गंवा रही है, जो मुश्किल समस्याओं का सामना करने के लिए बेहद जरूरी है। टीम की सहयोग करने की क्षमता का पुनरावलोकन करें और सदस्यों को याद दिलाएं कि दरबे के बाहर की सोचना कितना महत्वपूर्ण है। अगर बैठक में तर्क वितर्क बढ़ जाए और टीम के सदस्य अपने नज़रियों को लेकर कठोर और जवाब की मुद्रा अपना ले तो क्या किया जाए? स्पष्ट रूप से टीम को यह सोचने की ज़रूरत है कि वह विचारों का मूल्यांकन और विवादों का निपटारा कैसे कर रही है। लोगों के विचारों को इकट्ठा करने के लिए सर्वसम्मति की कला का इस्तेमाल करें और स्पष्ट करें कि इन विचारों का आधार क्या है। अगर टीम अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को पूरे दिल से लागू नहीं कर रही हो तो क्या हो? अगर कार्य एक ही ढर्रे पर चल रहा हो और निर्णयों को व्यवहारिक रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा रहा हो तो क्या हो? शायद टीम के निर्णय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। शायद सदस्यों द्वारा टीम के लक्ष्य का पुनरावलोकन किए जाने की ज़रूरत है। अंत में शायद सदस्यों को खुद से यह पूछना चाहिए कि वह टीम को अपना समर्थन और भागीदारी जारी रख सकते हैं या नहीं। एक प्रभावी टीम इस बात पर अलग से ध्यान देती है कि कहीं वह इस तरह की समस्याओं का सामना तो नहीं कर रही है। अगर समस्याएं हैं तो टीम अपने संविधान पर फिर से विचार कर सकती है और खुद के प्रबंधन के नए तरीके खोज सकती है। आपकी टीम को गतिशील बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं। टीम को आकार दें। आत्म मूल्यांकन टीम का गोपनीय हथियार है। टीम को अपने एजेंडा में एक बिंदु जोड़ना चाहिए जो सदस्यों को एक टीम के रूप में अपने कार्य का मूल्यांकन करने को कहे। टीम के लक्ष्यों एवं संविधान का पुनरावलोकन। यह प्रक्रिया टीम को नया जीवन देने वाली हो सकती है। अगर संविधान के नवीनीकरण की ज़रूरत है तो संशोधन करें, नए मूलभूत नियम बनाएं, टीम प्रक्रिया को यथार्थपरक बनाएं, प्रगति और सुधार का जश्न मनाएं।
अगर आपकी टीम पहले से ज़्यादा प्रभावी हो रही है और काम के अपने तरीके में बदलाव का संकेत दे रही है, तो पता लगाएं कि टीम पर यह सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ा और टीम को इसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करें। खोज की साहसिक यात्रा नए धरातल को देखना नहीं बल्कि नए नजरियों से देखना है। अज्ञात। टीम का नजदीक से नियंत्रण करें, हावी हुए बगैर नेतृत्व करें। एक टीम में नेता की भूमिका क्या होती है? जवाब है, यह टीम के स्वरूप पर निर्भर करता है। किसी नए प्रोडक्ट या प्रक्रिया के निर्माण के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट को देख रही टीम में एक लीडर होना चाहिए। इस व्यक्ति को प्रक्रिया या प्रोडक्ट के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी अन्य टीमों के साथ गतिविधियों में तालमेल बैठाने पर भी ध्यान देना होता है। इसके अलावा लीडर की इस जिम्मेदारियों में टीम के लिए दिशा निर्देश तथा प्राथमिकताएं तय करना भी शामिल है। ये दिशा निर्देश और प्राथमिकताएं प्रोजेक्ट अथवा प्रोडक्ट को लेकर अन्य टीमों के व्यवहार पर आधारित होते हैं। आमतौर पर टीम लीडर परिणामों के लिए निजी रूप से जवाबदेह होता है, इसीलिए अन्य सदस्यों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन पर टिप्पणी कर उनकी प्रगति पर निगरानी रख सकता है। एक लीडर अपनी इच्छा अनुसार टीम के प्रत्येक बैठक का संचालन भी कर सकता है और नहीं भी। वास्तव में टीम के कुछ बैठकों का संचालन दूसरों को करने देना उन्हें प्रोत्साहित करने का अच्छा तरीका है। कोई टीम कैसे कार्य करे, इसका निर्णय लेना लीडर के कौशल पर निर्भर करता है। इस मामले में वह अन्य टीमों के कार्यप्रणाली और अपनी टीम के बजट की स्थिति को देखते हुए अन्य विशेषज्ञों के साथ एक विशेषज्ञ की भूमिका निभा सकता है। दूसरी तरफ कुछ टीमों को ऐसे नेता की ज़रूरत होती है जो मात्र एक प्रबंधन ना होकर मार्गदर्शक भी हो। तथाकथित नेता रहित टीमों में भी कोई ना कोई इस जिम्मेदारी को निभाता है। यह व्यक्ति उत्प्रेरक की तरह काम करता है। यह तथाकथित लीडर बैठकें आयोजित करता है, नोट्स रखता है, एजेंडा के विषयों के लिए सदस्यों से चर्चा करता है, व्यक्तियों को सुझाव देता है और गठबंधन बनाने की संभावना तलाशता है। लीडर रहित रहने का विकल्प चुनने वाली किसी भी टीम में ऐसा मार्गदर्शक लीडर मिल जाता है। संक्षेप में, मार्गदर्शक लीडर सर्वसम्मति बनाने और टीम को आगे ले जाने में सक्षम होता है। इसके बावजूद लीडर रहित टीम में बहुत सी अव्यवस्थित चर्चाएं होती है। एक बात तय है कि टीम का लीडर अगर दिशा निर्देश देने और प्रदर्शन के लिए टीम के सदस्यों पर हावी होकर बॉस बनने की कोशिश करता है तो सहयोग और प्राप्ति की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती है। कार्य के लिए गठित एक टीम कोई फुटबॉल टीम नहीं है और न ही टीम का लीडर कठोर प्रशिक्षक होता है। एक प्रभावशाली नेता बनने के लिए यहाँ कुछ और तरीके दिए गए हैं। अधिकार बांटें। अगर आप टीम के लीडर हैं तो सदस्यों के बीच जिम्मेदारियां और निर्णय लेने का अधिकार बांटने पर विचार करें। शुरुआत में तो शायद अधिकार सौंपने के लिए आप राजी नहीं होंगे और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी भी होगी जिन्हें निभाना शायद आपकी टीम पसंद ही ना करे। सदस्यों को खिलाड़ी बनाएं। अपनी टीम के सदस्यों को प्रभावशाली बनाएं, उन्हें टीम के गुण सिखाएं, भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें और उनके मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करें। निर्देशन के बिना नियंत्रण करना सीखें। सलाह दें, दिशा बताएं, जांच करने वाले सवाल पूछें, नज़रियों का सार निकालें, सर्वसम्मति बनाएं और कार्य होने दें। आजकल सफल नेतृत्व की कुंजी अधिकार नहीं, प्रभाव है। केन ब्लैंकार्ड। सहनशील बने, मदद मांगे। उपलब्धि की ख्वाहिश रखने वाले लोगों की यह आदत होती है कि वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपनी टीम पर जबरदस्त दबाव बनाते हैं। हालांकि उपलब्धि की चाह एक अच्छी बात है, पर इसमें एक खतरा यह भी है कि उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने वाले लोग ज़रूरत होने पर भी मदद नहीं मांगते। वे ऐसा क्यों करते हैं? टीम के कुछ सदस्य मदद मांगने या किसी बात को स्पष्ट करने के लिए भी कहने को निजी कमजोरी की निशानी मान सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें यह नहीं जानना चाहिए कि एक टीम में काम कैसे होता है? आखिर इसे सीखने के लिए ही तो वे एक टीम में शामिल हुए हैं। अपनी इसी सोच के चलते क्या वे अतीत में हमेशा सही जानकारी से दूर नहीं रहे हैं? उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने वाले ऐसे कुछ लोग मदद मांगने की बजाय या तो किसी काम को करने से ही बचते हैं या उसे अपनी समझ के हिसाब से करते हैं। दोनों ही तरीकों से बिना मदद के अच्छे प्रदर्शन के लिए दबाव टीम के लिए समस्या की वजह बन सकता है। एक टीम अपने साथियों के बीच मदद मांगने की प्रक्रिया को आसान कैसे बना सकती है? यह काम टीम लीडर आसानी से कर सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब वह एक समस्या को अकेले हल करने में परेशानी महसूस करे तो स्वयं अपनी टीम के सदस्यों से मदद मांगे। इस तरह मदद मांगकर वह अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बन सकता है।
इसके अलावा टीम अपनी कार्यप्रणाली के मुताबिक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बना सकती है। किसी जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट पर टीम के सदस्य साथ बैठकर यह चर्चा कर सकते हैं कि कोई काम कैसे किया जाना चाहिए। इस दौरान कार्य के विभिन्न चरणों, परिकल्पना, तकनीक के साथ ही चीज़ों को करने के भिन्न तरीकों के मौजूद उदाहरणों पर भी बात की जा सकती है। इस तरह से टीम कार्य प्रक्रिया में एक चरण आगे बढ़ रही होती है और अनुभवों से सीख रही होती है। तब साथ ही सभी सदस्यों को यह जानकारी भी हो जाती है कि कैसे क्या किया जाना है। अगर टीम अपने लक्ष्य से खुद ही भटक जाए तो क्या हो? अगर वह किसी प्रोजेक्ट को कार्यरूप में बदलने से चूक जाए तो क्या होगा? अगर टीम के किसी सदस्य से कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाए जिसका उसे कोई अनुभव ना हो तो क्या किया जाए? जवाब है कि एक अन्य टीम ढूंढी जाए जो इसी तरह का काम सफलतापूर्वक कर चुकी हो या जिसके पास उदाहरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेषज्ञ हो। आजकल कई संस्थानों की टीमें यह अध्ययन करने जाती है कि दूसरे संस्थान की एक टीम ने वही कार्य कैसे पूरा किया है। यह प्रक्रिया बेंचमार्किंग कहलाती है और मदद पाने का एक प्रभावशाली तरीका है। वैसे तो हर संस्थान मेहनत से तैयार किए गए अपने तरीकों और तकनीकों को बांटने पर इच्छुक नहीं होता, परंतु बिना प्रतिस्पर्धा के किया गया प्रयास मनचाही जानकारी दिला सकता है। समस्या के समाधान और सुधार के लिए यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। तरीकों का अभ्यास करें। एक प्रक्रिया या रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, इसका चरणबद्ध अभ्यास करें। टीम कोई भी कार्य शुरू करने से पहले यह पता लगाने पर जोर दे कि उसे कैसे किया जाता है। विशेषज्ञ ढूंढे। कोई टीम यदि काम को सिर्फ अपने दम पर करने की अपेक्षा रखती है तो मानकर चलिए कि वह पहिए का आविष्कार पुनः करने जा रही है। निश्चित रूप से कोई अन्य व्यक्ति या संस्थान इसे पहले ही कर चुका है, उनसे सीखें। सारी जानकारी न रखने की छूट दें। टीम के सदस्य के लिए मदद मांगना सुविधाजनक बनाएं। मदद मांगने को टीम का एक मूल नियम बनाने पर विचार करना चाहिए। लोग उसी स्थिति में सुधार करते हैं जब उनके पास खुद की नकल करने के अलावा कोई दूसरा आदर्श ना हो। ओलिवर गोल्डस्मिथ। मान ले कि लोग खुद को मूल्यवान महसूस करें, हार ना माने। कभी कभी टीमें काफ़ी मुश्किल कामों को अंजाम देती है। ऐसी टीमों के बारे में सोचें जिन्हें समय एवं बजट के दबाव के बीच एक नई तकनीक विकसित करनी है। इसके अलावा वे टीमें जिन्हें कठिन ग्राहक समस्या का हल ढूंढने जैसे रचनात्मक काम को अंजाम देना है। उन टीम के बारे में आप क्या सोचते हैं जो लगातार अनजान या गुमनाम लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रही है? टीम निश्चित रूप से किसी काम से हाथ खींच सकती है और हार मानकर बैठ सकती है, परंतु यह विकल्प सिर्फ उस स्थिति के लिए बचाकर रखा जाना चाहिए जब प्रतिभा और संसाधन के भंडार पूरी तरह से खत्म हो गए हों। परंतु सामान्य परिस्थितियों में भागने के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। टीम के पास मुश्किल दौर का सामना करते समय भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वह अपने कर्मचारियों में ऊर्जा का संचार कर सकती है। सबसे पहले टीम को यह देखना चाहिए कि लक्ष्य तक पहुंचना इतना महत्वपूर्ण और ज़रूरी क्यों है। याद रखें, एक सामान्य लक्ष्य किसी भी टीम का ऊर्जा बल होता है। अगर लक्ष्य सार्थक और प्राथमिक है तो वह पूरा किए जाने लायक है। असफलता के कारण को खोजें, क्या वे स्वीकार किए जाने योग्य हैं? टीम लक्ष्य तक पहुंचने के अपने प्रयासों के मूल्यांकन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकती है। क्या टीम के पास पर्याप्त संसाधन है? क्या प्रक्रिया के दौरान उठाए गए लक्ष्य तर्कपूर्ण और स्पष्ट हैं? क्या टीम के बाहर रहकर भी लक्ष्य से प्रभावित होने वाले लोग, मसलन स्टॉक होल्डर्स, सहयोग करने और अपनी अपेक्षाओं तथा व्यवहार में बदलाव लाने के इच्छुक हैं? क्या टीम में सही लोग हैं? एक आंतरिक परीक्षण और ईमानदार आत्मावलोकन टीम के आगे बढ़ने के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल सकता है। किसी भी टीम का सबसे शक्तिशाली औजार है रचनात्मकता। संसाधनों की कमी अथवा लक्ष्य प्राप्ति के दबाव के बीच रचनात्मक विचार तेजी से महान समाधान की ओर ले जाते हैं। दिमाग को खंगाले और समस्या के समाधान के अनूठे तरीके खोजने में बहादुरी से जुट जाएं। आप पाएंगे कि मुश्किल स्थिति अचानक गायब हो गई है। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का सामना कर रही टीमों के लिए अंतिम तत्व साहस है। कोई टीम चाहे नए बिजनेस का गठजोड़ तैयार कर रही हो या लाभ रहित किसी लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रही हो, हर स्थिति में साहस की ज़रूरत होती है। कई बार लक्ष्य पाने के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए साहस की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब पराजित होने पर टीम का रुक जाना नहीं, बल्कि असफलता से सीखना और आगे बढ़ना है। इन विचारों को याद रखें।
लक्ष्य पर पुनः केंद्रित हों। लक्ष्य प्राप्ति के असल मायने क्या है? जब लक्ष्य आखिरकार प्राप्त हो जाएगा तो क्या बदलाव देखने में आएंगे? टीम के प्रयासों का मूल्यांकन करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीम नई और अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों का मुकाबला करने के लिए पुराने विचारों और तरीकों का इस्तेमाल कर रही है? तो अब समय है काम को नए तरीके और अलग ढंग से करने का। कठिन समस्याओं का समाधान रचनात्मकता एवं साहस से होता है। याद रखें, विचार मुक्त होते हैं, उनके सामने आने में समय लगता है। कभी हार ना माने, कभी हार ना माने, कभी हार ना माने। विंस्टन चर्चिल। टीम के प्रभाव में भिन्नता इस बात से पहचानी जा सकती है कि टीम के सदस्य टीम वर्क करने के लिए अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभा रहे हैं। एक प्रभावी टीम में ऐसे सदस्य होते हैं जो टीम का खिलाड़ी बनने की योग्यता रखते हैं। संघर्ष या विवाद की स्थिति में टीम के खिलाड़ियों को आरामदायक महसूस करना चाहिए। यह बुरा जरूर है, पर अगर टीमें अच्छी तरह से काम कर रही हैं तो संघर्ष कई चर्चाओं का हिस्सा होगा। तरकीब है मौजूद विवादों को एक सह उत्पाद के रूप में देखना। चाल यह है कि संघर्षों को भावनात्मक लेंस के जरिए देखा जाए। और इसी के साथ ये बुक यहीं पर एंड होती है। आपका इतना कीमती समय देने के लिए